जब ये टीम आश्रम में पहुंचती है तो आश्रम में आसाराम बापू अपने सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि सवेरे तक लाखों सपोर्टर्स को और बुला लीजिए, फिर देखते हैं पुलिस की कितनी हिम्मत होती है, कैसे निकाल पाते हैं। हमें आसाराम को ये विश्वास दिलाना था कि हम अभी भी आपके खिलाफ नहीं हैं। कोई देवतुल्य बच्ची थी जिसने इतनी बड़ी हिम्मत करी, इतने बड़े आदमी के खिलाफ रिपोर्ट देने की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सबसे खास सेगमेंट है जिसका नाम है किताब वाला। इसमें हम किताबें पढ़ते हैं, फिर ऑथर्स को आपके सामने लेकर आते हैं ताकि तफसील से उस किताब के बारे में बात कर सकें। और आज की किताब बेहद दिलचस्प भी है, आपको भीतर तक झकझोरने वाली भी है। एक नागरिक के तौर पर तमाम संस्थाओं में आपकी आस्था तमाम दुश्वारियों के बावजूद मजबूत करने वाली भी है। ये किताब अंग्रेजी में है, इसका शीर्षक है गनिंग फॉर द गवर्नमेंट, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन। इसे लिखा है आईपीएस अजय लांबा ने, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अजय 2005 बैच के आईपीएस हैं, राजस्थान काडर के, और इस वक्त एडिशनल कमिश्नर हैं जयपुर के। लेकिन जब आसाराम के खिलाफ रेप का ये चार्ज हुआ था, जब ये एफआईआर हुई थी, उस वक्त अजय जोधपुर के डीसीपी थे और चार्जशीट दाखिल होने तक अजय के ही नेतृत्व में वहां की पुलिस टीम ने काम किया। और क्या कमाल काम किया है। इंदौर में गिरफ्तारी करना हो, एविडेंस जुटाना हो, शिकायत करने वाली लड़की और उसके परिवार को हौसला देना हो, प्रोसिक्यूशन को लगातार तत्पर रखना हो, अपनी टीम की हौसला अफजाई और दूसरी चीजें। और उसके बाद कोई भी पेज ढीला ना छूट जाए, कोई भी सिरा अधूरा ना छूट जाए, इसकी चिंता करते हुए इतनी मुकम्मल चार्जशीट दाखिल करना हो ताकि प्रोसिक्यूशन के वक्त वकीलों को आसानी रहे। और ये केस जो बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियत लग रहा था कि एक तरफ एक बहुत ताकतवर धर्मगुरु है जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, हजारों करोड़ में जिसकी संपत्ति है, जो लगातार धमकी दे रहा था पुलिस वालों को, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। और आखिरी में मुझे खुशी है कि जीत न्याय की होती है। तो अजय पाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक नागरिक के तौर पर इस लड़ाई को लड़ने और लीड करने के लिए, और दूसरा शुक्रिया एक पाठक के तौर पर इस पूरे संघर्ष को डॉक्यूमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आसाराम के केस पर तो आएंगे अजय, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कहानी भी जानना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के लाखों नौजवान हैं जो ये हसरत पालते हैं कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालें, यूपीएससी का एग्जाम निकालें, और उनमें से कई ये कहते हैं कि साहब हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हम ग्रामीण परिवेश से आए हैं, तो हमारे लिए मुश्किलें बहुत हैं। लेकिन आपकी कहानी, आपकी सक्सेस स्टोरी उनके लिए प्रेरक होनी चाहिए। 20 घरों का एक गांव, वहां से निकलना, लगातार संघर्ष। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए पहले प्लीज। मैं जहाँ से रहने वाला हूँ वो एक छोटा सा गांव है। इनफैक्ट उसको गांव की श्रेणी में भी डालना थोड़ा सा ज्यादती होगी, क्योंकि गांव से भी छोटे जो हैमलेट्स होते हैं, कुछ जी ग्रुप्स ऑफ हाउसेस का जो एक क्लस्टर होता है, उसको जी इधर राजस्थान में हमारे यहाँ ढाणी बोलते हैं। जी। उसमें 20 घरों की एक ढाणी है जिसका नाम है लांबा की ढाणी। सीकर में। आस सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। जी आसपास 4 किलोमीटर तक कोई दूसरा गांव नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत भी हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर। जी प्रारंभिक शिक्षा, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव की ही उसी जो मेरी ग्राम पंचायत पे जो स्कूल था, जिस 4 किलोमीटर दूर जाके हम 5वीं क्लास तक वहां पर पढ़ाई करें। वहां रहते हुए 5th क्लास में पूरे हिंदुस्तान में ही ये जवाहर नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्कूल खुले हुए। लकीली 5th क्लास में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इस नवोदय विद्यालय के लिए, और मेरा उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की वजह से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद में कंप्लीट 6 से लेकर 12th तक ये रेजिडेंशियल स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कूल है। यहाँ फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, समस्त खर्चा जो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। यहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई 12th तक।
यहाँ के बाद 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, कोटा राजस्थान का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, आजकल उसको एजुकेशनल अभी सिटी कोचिंग के हब रूप हो में गया है। कोचिंग हब हो गया आजकल वो। उस जमाने और में वहाँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र भी हो गया है। वर्तमान माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी जो है, उनका वो संसदीय क्षेत्र है। वहां से, वहां की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था, और वहाँ भी जो जो टॉप 10% क्लास में जो बच्चे होते थे उनको अगेन स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी, तो उनका भी वो बोर्डिंग लॉजिंग और इवन स्कूल की, वो कॉलेज की जो बुक्स का कंप्लीट खर्चा गवर्नमेंट द्वारा वहन कर लिया जाता। मेरी किस्मत अच्छी थी कि नवोदय विद्यालय के बाद भी मेरे को ऐसा ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिला जहाँ किसी तरह का कोई फाइनेंशियल बर्डन मेरे पे, मेरी फैमिली पे नहीं आया। वहां के पश्चात मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए ही फाइनल ईयर में HCL इन्फोसिस्टम। HCL इन्फोसिस्टम बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर की एक प्राइवेट फर्म है, उसमें करीब 6 महीने मैंने काम किया। उसके बाद मेरा CDOT में सिलेक्शन हो गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये DOT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक यूनिट है, रिसर्च विंग। यहाँ अगेन मैंने 6 महीने काम किया, और उसके बाद मेरा वहां से सिलेक्शन हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेसिकली डिफेंस सेक्टर की एक PSU है। उसमें रहते हुए मैंने जो वर्तमान में आजकल अपन हर इलेक्शन में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVMs की जो डिजाइन टीम थी, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। बेल में करीब 1 साल काम किया। उसके पश्चात मेरा बेल से ही एक कॉल आया था DRDO के लिए, तो मेरा DRDO में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में मैंने करीब 6 महीने काम किया। वहां रहते हुए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आया तो मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया में 8th रैंक थी, और लकीली मुझे इंडियन रेलवेज में। तो इंडियन रेलवेज में आजकल इंडियन रेलवे के जो इंजीनियर हैं IES, और जो इंडियन रेलवे में UPSC के थ्रू जाते हैं अकाउंट सर्विस वगैरह के, उनके बीच महाभारत चल रही है पिछले 2 दिनों से, बहुत ज्यादा चिट्ठीबाजी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इनफैक्ट विद इन द सर्विसेज इस तरह की जो आपस में खींचतान की जो बातें सुनने को मिलती हैं वो अनफॉर्चुनेट है, बट ये सच्चाई भी है कि ऐसी चीजें हैं। वहाँ इंडियन रेलवेज में रहते हुए मैंने वहां से लीव लिया और UPSC का एग्जाम फाइट किया, जहां मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स मुझे मिला, और अगले अटेम्प्ट में मैंने फिर ट्राई किया तो मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला, और लकीली मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ और राजस्थान कैडर ही मुझे मिल गया। उसके पश्चात मैंने ये एग्जाम देना, सर्विस के लिए फाइट करना वो बंद कर दिया, और कंप्लीट एक पुलिस सर्विस में मैंने अपनी सेवाएं शुरू की। पिताजी तो बहुत खुश होंगे, अध्यापक हैं आपके पिताजी, अध्यापक थे। हाँ, एक अध्यापक का सबसे बड़ा सपना भी यही होता है कि वो अपने बच्चे में भी अपने स्टूडेंट के गुण देखने लगता है, और जब किसी भी माँ बाप का अगर बच्चा सक्सेसफुल होता है तो जाहिर है हर पेरेंट को जो खुशी होती है वही खुशी मेरे पिताजी को भी, मेरी माताजी को भी हुई। अजय, अब हम उस सफर पर चलते हैं आपके साथ जिसका एक पड़ाव हुआ 25 अप्रैल 2018 को, राइट जी। इस दिन कन्विक्शन हुआ आसाराम को, आसूमद उर्फ आसाराम को रेप के केस में और तमाम धाराओं में, पॉक्सो एक्ट की और दूसरी धाराओं में दोषी पाया जोधपुर की कोर्ट ने, और उम्र कैद की सजा दी, 1 लाख रुपए का जुर्माना, साथ में उसके 2 सहयोगी शिल्पी और शरद को भी। जी। और ये पूरा वाकया शुरू होता है 2013 में। जी। अब आप DCP थे, और जब 2018 में वर्डिक्ट आया तब आप AC एंटी करप्शन ब्यूरो में थे, जोधपुर में ही। जी है ना, तो वो एक सर्कल आपका भी पूरा हो गया। उस बीच आप उदयपुर के भी SP रहे और दूसरी पोस्टिंग में भी रहे। अभी एक न्यूज़मैन के तौर पर मैंने इन 2 घटनाओं को कवर किया है। जब ये पहली खबर आई कि आसाराम के खिलाफ रेप के चार्जेस और वो सारी चीजें, और फिर वो भी जब आप लोगों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद सजा मिली लगभग 5 साल के गैप, 4.5 साल के गैप। जी। तो हमारे लिए तो वो एक सुनना था कि ACP चंचल शर्मा इन्वॉल्व रही, या SHO मुक्ता पारिक इन्वॉल्व रही, या
आप एज ए डीसीपी इन्वॉल्व रहे। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तब मुझे पता चला कि आप लोगों के घर परिवार वालों को किस तरह की धमकियां दी गई, आपकी बच्ची कई महीनों तक स्कूल नहीं जा पाई, आपके गांव में आपके माता पिता रहते हैं वहां आसाराम के समर्थक पहुंच गए, जेल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ कि फर्जी रिपोर्ट बन गई। तो बहुत सारी चीजें पता चली और वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक थ्रिलर फिल्म भी देख रहे हैं जब उसकी गिरफ्तारी के मंजर थे। तो बहुत जी कुछ बीता है आपके ऊपर। जी जी। शुरू से शुरुआत करना चाहूंगा। आप अपने दफ्तर में थे, आपको दिल्ली का एक पत्रकार फोन करता है। कितने जल्दी आपको ये समझ में आता है कि इस खबर की ग्रेविटी बहुत बड़ी हो सकती है? बिकॉज ऐसे तो दिन भर पत्रकारों के कॉल आते हैं रिएक्शन के लिए अलग अलग घटनाओं पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। और जब वो दिल्ली से रिपोर्टर का फोन आता है और वो ये पूछते हैं कि जोधपुर में आसाराम बापू के खिलाफ कोई रेप चार्जेस की एफआईआर दर्ज हुई है क्या, वो जी जानना चाह रहे थे कि ऐसी कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सुनते ही अचानक से पूरा दिमाग दौड़ने लगता है। और उसकी वजह ये है कि इससे पहले कभी ये सुना नहीं था कि आसाराम जैसे स्ट्रेचर के जो जो संत महात्मा समाज में जिनकी इस रूप में छवि है, उनके जी खिलाफ ऐसे कोई चार्जेस की कोई रिपोर्ट तब तक कहीं सामने आई भी नहीं थी। जी। उसके बाद तो ऐसे कई एपिसोड अपन ने देखे जहां हरियाणा में चाहे वो राम रहीम का केस हो, गुरमीत राम रहीम का मामला। जी चाहे वो रामपाल का मामला हो, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस तक को लगाना पड़ा, कई कैजुअलिटी भी हुई। जी तो ऐसे में ये सुनना मात्र ही अपने आप मेरे माइंड की जितनी भी फैकल्टीज थी उन सबको इमीडिएटली अलर्ट एक तरीके से गया कि हाँ, ये अगर केस दर्ज हुआ है हमारे यहाँ तो उस पर इमीडिएट मुझे क्या क्या काम करना होगा, इस बारे में विचार गया। बट चूंकि मैं उस समय जोधपुर का डीसीपी था तो आई वॉज 100% श्योर कि जोधपुर में ऐसी कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई नहीं है। तो मैंने प्लेनली रिपोर्टर को मना किया कि नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज हुआ नहीं। हम्म उसके बाद मैं उनका फोन जो ही डिस्कनेक्ट होता है और मुझे मेरे पीए के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है दिल्ली सेंट्रल डीसीपी से, जो मुझे ये बताते हैं कि आपके जोधपुर में एक माइनर बच्ची के साथ आसाराम के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और उसकी विक्टिम हमारे यहाँ पेश हुई है, जिनकी हमने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करी। और इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग जो करनी थी, बच्ची का मेडिकल कराना था, बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने थे, वो प्रक्रिया हमने पूरी कर दी। विक्टिम को विक्टिम के पेरेंट्स के साथ हमारी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जोधपुर हमने रवाना किया है। अब आगे आप इस केस को देख लीजिएगा। और हमारी जो एस्कॉर्ट टीम आ रही है, पुलिस की एस्कॉर्ट टीम और विक्टिम की फैमिली सेफली आपके जोधपुर में पहुंच जावे, इसका भी आप अपना बंदोबस्त करिएगा। ये कह के उन्होंने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया। अजय, हम जैसे आपने बताया कि विक्टिम की फैमिली को दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके ले गई और फिर वो जोधपुर पुलिस की सुरक्षा में पहुंच गए। उस लड़की ने, उस बच्ची ने सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में जो बताया आपकी महिला पुलिस अधिकारियों को, और डिस्पाइट बीइंग अ प्रोफेशनल, एक जी पुलिस की जब आप सर्विस में होते हैं तो इस तरह के कई केसेस से दो चार होते हैं, लेकिन जी जो गुस्सा और जो आक्रोश आपने किताब में दर्ज किया है आपकी महिला पुलिस अधिकारियों का, और वो जिस तरह से गुस्से में आके आपसे पहला वाक्य बोलती हैं बयान सुनने के बाद कि सर रेप तो हुआ है, मैं उस जी पर लौटूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में आसाराम की प्रोफाइलिंग की है और जी उसमें जी कई दिलचस्प खुलासे हैं कि आ, ये तो कई लोगों को पता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में ये तांगा चलाता था, पिलग्रिम्स को ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन ये शराब का कारोबार भी करता था साबरमती के किनारे। ये सब जानकारियां आपके लिए भी चौंकाने वाली रही थी शुरुआत में, या? ये समस्त जानकारियां चौंकाने वाली थी। किसी भी संत महात्मा के बारे में इस तरह की उम्मीद कोई भी करता नहीं है। बट यहाँ मैं एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा कि आसाराम के खुद के जीवन के बारे में जो कुछ इस बुक में जो फैक्ट मैंने रखे हैं, उनमें काफी कुछ फैक्ट तो वो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम्स देश के अनेक हिस्सों में गई और वहां से उन्होंने जो सूचनाएं आम लोगों से इंटरेक्शन से जो जुटाई, कुछ सूचनाएं तो वो है।
और ज्यादातर सूचना इसमें वो है जो ऑलरेडी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मीडिया में ऑलरेडी अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स में उपलब्ध थी, न्यूज रिपोर्ट्स में उपलब्ध है, वही उन्हीं का संग्रहण करके मैं ये इनिशियल फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसी के आधार पे लिखा। जब फाइनली वो लड़की आती है और आप लोगों के अधिकारियों के सामने बयान देती है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बिकॉज यू हैव रिटन इन डिटेल कि हमने एक टीम बनाई, उनको ब्रीफ किया, तो जिस तरीके से आपने टीम के एक एक व्यक्ति से पहले अलग अलग बात की, उस टीम को जैसे चुना और बिल्ड किया, वो न सिर्फ सिटीजन्स के लिए या रीडर्स के लिए बल्कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए भी एक एसओपी हो सकता है। जब इस तरह का कोई सो कॉल्ड केस आए पॉक्सो एक्ट का या जिसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हो, तो शुरुआत से ही किस तरह की सावधानियां बरतनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताया जाए कि वो आफ्टर हियरिंग द गर्ल एंड आफ्टर रियलाइजिंग, एक अपनी गट फीलिंग होती है ना कि ये मैनिपुलेशन नहीं है, दिस इज एक्चुअली द विक्टिम, लेकिन इमोशंस के हिसाब से तो संविधान नहीं चलता, कानून नहीं चलता है, आपको फिर फैक्ट जुटाने होते हैं। तो वो शुरुआती प्रोसेस क्या था आपका, टीम बिल्ड करने का, टीम सिलेक्ट करने का, और इनिशियल ब्रीफ क्या था? क्योंकि ये बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में था। आई कैन से दिस कि ही इज द बिगेस्ट गॉडमैन इन इंडिया जिसको अदालत से सजा हुई है। जब विक्टिम और उसकी फैमिली मेरे ऑफिस पहुंचते हैं तो मुझे पता था कुछ समय बाद ये पहुंचने वाले हैं। ये सूचना जो टीम आ रही थी दिल्ली से, उस टीम के साथ लगातार हम कनेक्ट थे। तो क्योंकि बच्ची अपनी बात जो कुछ भी बताएगी तो कोई भी मेल ऑफिसर को बताने में हमेशा हिचकेगी, तो मैंने इसका ध्यान रखते हुए पूरी सेंसिटिविटी के साथ बच्ची की बात सुनी जाए, इसके लिए एक हमारी जो महिला थाना एसएचओ उस वक्त थी मुक्ता पारिक, उसको ऑफिस में बुला लिया था। साथ ही साथ क्योंकि जैसा कि आपने बताया ये एक बड़े बोर्डमैन के खिलाफ एक एफआईआर आने वाली थी, ऐसे में एक सीनियर रैंक ऑफिसर से अगर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए तो उस पर किसी तरह का गलती होने का चांसेस कम रहता है। ऐसे में हमारे वहाँ जो मेरे जिले में आरपीएस ऑफिसर, जो राजस्थान पुलिस सर्विस से जो ऑफिसर्स आते हैं, तो वो एक आरपीएस ऑफिसर महिला चंचल मिश्रा थी, उनको मैंने बुला लिया। और एक मेरे जो 2IC थे, जो एडिशनल डीसीपी उस समय सतीश जावेद हुआ करते थे, आजकल वो रिटायर हो गए, उनको बुला लिया। जब विक्टिम और उसकी फैमिली वहाँ पहुँचते हैं तब हम चारों लोग मेरे चैम्बर में मौजूद रहते हैं। विक्टिम के फादर की तरफ से वो जो रिपोर्ट दी गई थी दिल्ली पुलिस को, वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की टीम मुझे दे करके वो तो अपना जनरल कर्टसी का अपना सैल्यूट किया और वो टीम चली जाती है। हैंडओवर के बाद चली जाती है जी, वो लीगल हैंडओवर टेक ओवर हुआ और वो चले गए। उसके बाद जो वो एफआईआर पढ़ी तो एफआईआर पढ़ने मात्र से ये लग रहा था कि ये बच्ची ये सारा घटनाक्रम हमारे जेंट्स के बीच में नहीं बता पाएगी। तो मैंने मुक्ता पारिक जो एसएचओ महिला थाना थी, उनको बच्ची को लेकर के दूसरे साइड के ऑफिस में भेज दिया और बताया कि आप डिटेल में बच्ची से पूछ के फिर बताइए कि ये क्या घटनाक्रम हुआ है। कुछ समय बाद जब मुक्ता पारिक चैम्बर में ऑफिस में लौटती है तो शी वाज ए लेडी जिसके पास 20 साल का पुलिस का एक्सपीरियंस था। वो जब लौटती तो उस महिला अधिकारी मुक्ता पारिक की आंखों में आंसू होते हैं और मैंने उसके साथ काम करते हुए भी 2 साल वहाँ जोधपुर में हो गया था। कई टफ केसेस उसने हैंडल किए थे जिसमें उसको पर्सनल थ्रेट भी कई बार रही होगी, बट कभी मैंने उस महिला अधिकारी को इस तरह से डिवास्टेटेड स्टेज में नहीं देखा। तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली कि सर रेप तो हुआ है। तो जब वो ये चीज बताती है उसके बाद आई रेस्पेक्टेड द जजमेंट ऑफ मुक्ता। मुझे उसमें उस वक्त ये लगा कि इसने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जनरली हम पुलिस वाले लगातार अपराधी और पीड़ित उनसे मिलते जुलते रहते हैं और ऐसे में एक प्राइमरी पूछताछ से ही काफी कुछ एहसास हो जाता है कि सामने वाला बोलने वाला कितना सच बोल रहा है। लेकिन सिर्फ इमोशंस पे हम नहीं जा सकते थे, लीगली हमें सारी चीजों को जांचना परखना था। साथ ही साथ जिसके खिलाफ ही एफआईआर दी जा रही थी वो एक पूरे
हिंदुस्तान में बड़े आदर के साथ जिसका नाम लिया जाता था, ऐसे व्यक्ति को कोई ब्लैकमेल करने की भी कोई साजिश हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी पैरेलल ग्रुप की कोई साजिश हो सकती है, ऐसी किसी भी संभावना को नकारने के लिए हमें पूरे प्रकरण की गहराई तक जाने की जरूरत थी। यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इंसिडेंट 15 अगस्त की नाइट को हुआ था और ये एफआईआर 5 दिन बाद हमारे पास जोधपुर में दर्ज होती है 20 अगस्त को। ऐसे में ये जो क्रूशियल 5 दिन का जो समय बीत जाता है, इस समय में जो कोई भी क्रूशियल एविडेंस, चाहे कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, चाहे कोई सीन ऑफ क्राइम इंटैक्ट है, फॉरेंसिक के लिहाज से जी, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ऐसे में हमें एक डेडिकेटेड टीम ऐसी जुटानी थी जो सीन ऑफ क्राइम से सारे एविडेंस भी कलेक्ट कर सके, जो विक्टिम और विक्टिम की फैमिली से संबंधित सारी जानकारी जुटा सके, साथ ही साथ विक्टिम की फैमिली के एंटीसीडेंट भी पता कर सके और विक्टिम की फैमिली के जो कोई भी जान पहचान, रिश्ते नाते, संपर्क वाले जितने भी लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटा सके, ताकि हम इसके लिए 100% श्योर हो सके कि किसी भी तरह से ये कोई ब्लैकमेल करने का या ये कोई प्लांट करके केस कराने जैसी कोई घटना ना हो। इसके अलावा आसाराम के अनेक जगह, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आश्रम थे, लगातार वो उन आश्रम में जाते रहे हैं। उन समस्त जगहों से भी हमें जाकर के आसाराम की ट्रू पिक्चर, उनका ट्रू नेचर जो था वो पता करने की भी जरूरत थी, ताकि एक लार्जर पिक्चर हमारे समझ में आ सके कि इसमें होलिस्टिक व्यू हम कोई ले सके। इसके अलावा ये तय था, हम जब पुलिस में रोजमर्रा में केसेस करते हैं और जो कोई भी जिसमें कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर कोई शामिल होता है, तो ऐसे में अनेक तरह के प्रलोभन, अनेक तरह के थ्रेट्स आना स्वाभाविक रहता है। तो ऐसे में टीम चयन के वक्त ये ध्यान भी रखा जाना था कि कोई भी हमारी टीम का मेंबर किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से प्रभावित ना हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी आसाराम है, अब उस वक्त जब एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन वो दिल्ली में है, लेकिन उसके पश्चात वो कहाँ है, उसके मूवमेंट्स में लगातार निगरानी रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी थी। जनरली देखा गया है कि जो आदमी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहता है वो किसी तरह का कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसने लगता है तो वो जल्दी ही किसी न किसी माध्यम से अपने देश को छोड़कर विदेश में चला जाता है और उसके बाद हमारी यहाँ की पुलिस लीगल लेकुनाज में उलझ के रह जाती है, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो हमें ये सुनिश्चित भी करना था कि ये देश छोड़ के बाहर ना निकल जाए। साथ ही साथ ये जहाँ कहीं भी जिस दिन हमें इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है और मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पुलिस मानती है, तो ऐसे में जब अरेस्ट करने का वक्त आएगा तो अरेस्ट करते समय भी इनके फॉलोअर्स, इनके भक्त, सपोर्टर काफी तादाद में रहेंगे। तो वहां से कैसे ला पाए इतने बोल्ड मजबूत अधिकारी जो पूरी बहादुरी के साथ बिना डरे बिना हिचके लेके आ सके, ऐसी टीम का चयन करना भी जरूरी था। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जब सारी चीजों के बारे में विवेचन किया, मैंने अपने पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ थे उस वक्त हमारे पुलिस कमिश्नर, उन्हीं की गाइडेंस में सारा केस चला। उनसे जब डिस्कस किए ये सारे पहलू तो उन्होंने फिर मुझे फ्री हैंड दिया कि आप अपने हिसाब से इन सारे पैमानों पे खरा उतरने वाली एक टीम का चयन करें और वही टीम इस पूरे केस को अंतिम अंजाम तक पहुंचाए। जो भी इसमें सच्चाई है, चाहे ये सच है या झूठ है, बट सारी चीजें पब्लिक के सामने ला सके, वो टीम चयन के इनिशियल जो एक्सरसाइज थी, इनिशियल जो पैरामीटर्स थे वो ये सब रहे। उसके बाद टीम चयन का काम शुरू हुआ। अजय, हम लोग अक्सर ये पढ़ते रहते हैं अखबारों में कि थानों के अधिकार क्षेत्र का झगड़ा, जब कोई वारदात हो जाती है कि साहब फलानी टीम नहीं पहुंची, बोले ये तो उस थाने का मामला है, ये तो उस थाने का। मेरे लिए इस किताब को पढ़कर ये जानना बहुत इंट्रीगिंग था, दिलचस्प था कि आसाराम के केस की शुरुआत एक लेखपाल को बुला के हुई कि भैया जरा नापो तो कि ये जो मनई वाले आश्रम में ये कांड हुआ है ये किस एरिया में पड़ता है। ये जो
इंसिडेंट हुआ उससे पहले मैं एक थोड़ा सा लीगल इशू सबके ध्यान में डालना चाहूंगा कि होता ये है कि जहां कहीं जिस एरिया में अपराध होता है उस एरिया में अपराध का कोग्निजेंस लेने की जो पावर्स है वो उस एरिया के मजिस्ट्रेट्स को सीआरपीसी के तहत मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट किसी एक्स जगह पे हो जाए और उसका एफआईआर आप वाई जगह पे दर्ज करके वाई जगह वाला पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो फाइल कोर्ट में भेजता है तो कोर्ट जो ही ट्रायल शुरू करता है या ट्रायल की इनिशिएशन करता है उसी वक्त डिफेंस के लॉयर सबसे पहला ग्राउंड ये लेते हैं कि ये तो इस थाना क्षेत्र के बाहर अपराध घटित हुआ है, ये थाना क्षेत्र इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही अधिकृत नहीं था और ऐसे में वो केस बिल्कुल खत्म उसी स्टेज पे हो जाता है। ऐसे में जरूरी ये था कि अपराध जहां घटित हुआ है उसको लीगली वो जिस पुलिस स्टेशन से उसका इन्वेस्टिगेशन होना है उसके जुरिस्डिक्शन में है या नहीं ये तय कर लिया जाए। तो जब ये सूचना मिली कि मनाई में आसाराम बापू का एक आश्रम है और उस आश्रम में ये जो सेक्सुअल असोल्ट का इंसिडेंट है उस आश्रम में हुआ है, ये जो ही उस मनाई आश्रम का जो थाना है वो थाना सूरसागर थाना था जोधपुर का। एसएचओ सूरसागर को जब मैंने कहा कि जाके देखिए कि उस आश्रम को आप सील कर दीजिए, सिक्योर कर लीजिए ताकि सीन ऑफ क्राइम अब जिस भी स्टेज में वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो ही एसएचओ वो मनाई में जाते तो मनाई गांव था जिला पश्चिम में, मैं डीसीपी पश्चिम था जो डीसीपी पूर्व कोई दूसरे अधिकारी थे। वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां जाके बताते हैं कि हाँ सर मनाई गांव तो मेरे ही थाने में है लेकिन जिस फार्म हाउस में ये आश्रम बना हुआ है वो फार्म हाउस दूसरे थाने में है और वो दूसरा थाना जो था वो जिला पूर्व में है। तो जो भी जिला डीसीपी ईस्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। तो ये जब बात आई तो डीसीपी ईस्ट के जो एसएचओ थे वो भी वहां पहुंचे और हाँ ये एक विवाद यहाँ से शुरू होता है कि वो जो घर था जहाँ वो फार्म हाउस बना हुआ था, फार्म हाउस घर के एडजॉइनिंग था तो घर तो था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और फार्म हाउस उससे एडजॉइनिंग ही है बट अनफॉर्चुनेटली वो पटवार हल्का बोलते हैं। ये लैंड रेवेन्यू में पटवारी एक लोवेस्ट यूनिट होती है और उसी के आधार पर पटवार हल्का रेवेन्यू की जमीन को बांटने का एक बेसिक यूनिट। तो वो फार्म हाउस जिसमें कुटिया बनी हुई थी वो डीसीपी वेस्ट के ही जुरिस्डिक्शन में था और मैं सौभाग्यशाली था कि वो मेरे ही जुरिस्डिक्शन में वो कुटिया थी और मुझे इसका इन्वेस्टिगेशन करने का सुपरवाइज करने का मौका मिला। आपने टीम सेलेक्ट की, आपने सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया, आपने शुरुआती तैयारियां की और उसके बाद शुरुआत होती है कि आसाराम को गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी का जो पूरा प्रोसेस था उस पर तो हम आएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वो बच्ची और उसका परिवार सर बड़ा हिम्मती रहा होगा। इतने प्रेशर, इतने दबाव, इसके बावजूद वो आदमी अपनी बच्ची के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा और वो लड़की भी पूरा हौसला रखती रही। और इसीलिए जब किताब के बिल्कुल आखिरी में 25 अप्रैल 2018 को जो आफ्टर मैथ करके 10वां चैप्टर है, एंड व्हेन यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम विक्टिम्स फादर कि साहब हम आपके और आपकी टीम के आभारी हैं जिन्होंने हमें न्याय दिलाया, और फिर वो लड़की कहती है कि आई कैन नाउ लिव माई लाइफ विद कॉन्फिडेंस। एक वो पूरा हुआ सर्कल कि पूरा जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या ट्रायल पे चल रहा था तो आपने बहुत क्लोजली उस परिवार को ऑब्जर्व भी किया, उनसे बात भी की। उनके हौसले के बारे में बताइए क्योंकि ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी, और इसलिए भी बताइए क्योंकि अगर इस देश में किसी के साथ भी नाइंसाफी हो, उनकी लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो, तो वो लड़ सकें, जूझ सकें, न्याय हासिल कर सकें, सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस हिम्मत के लिए जरूरी है कि उस परिवार की हिम्मत की बात की जाए। परिवार की हिम्मत, परिवार के साथ साथ ही वो बच्ची, मैं तो ये कहूँगा कि वो बच्ची भी कोई देवतुल्य बच्ची थी जिसने इतनी बड़ी हिम्मत करी, इतने बड़े आदमी के खिलाफ रिपोर्ट देने की और
बच्ची को जिस तरह से पेरेंट्स ने फिर हौसला दिया, बट जो जो ये केस आगे बढ़ा, बच्ची को, बच्ची के पेरेंट्स को, बच्ची के पेरेंट्स के रिश्तेदारों को जो धमकियां मिलने लगी, नुकसान पहुंचाने के जो जो मुहिम चालू हुई, जो छोटा मोटा बच्ची के फादर का बिजनेस था, उस बिजनेस को तहस नहस करने की जो साजिश रची गई, उसके जो बिजनेस पार्टनर्स थे उनके द्वारा बच्ची के फादर के साथ जो बिजनेस किया जा रहा था उस बिजनेस को बीच में तोड़ देना, उसको पूरी तरह से फाइनेंशियली खत्म कर देना, ऐसे हालात में भी बच्ची की फैमिली जो ये लड़ाई लड़ने में हमेशा जुझारू तरीके से लगी रही, वो सबके लिए एक सीखने का। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे और मेरी पूरी टीम को भी उस बच्ची और बच्ची के फैमिली से एक तरीके का जोश मिलता था, एक तरीके का साहस मिलता था। जब कभी भी हमारे हौसले डगमगाने लगते या हम कुछ थोड़ा निराश होने लगते तो हमें भी बच्ची का चेहरा ही सामने आता था, और वो बच्ची का चेहरा हमसे कुछ नहीं मांग रहा था, वो बार बार एक ही चीज, बच्ची के पेरेंट्स ने हाथ जोड़ के यही कहा था कि हम किसी को नहीं जानते, हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस पुलिस पे उम्मीद से हमने ये FIR दर्ज कराई है, इस लड़ाई में अगर आप हमारा साथ दोगे तो ही हमें न्याय मिल सकता है। तो वो जो शब्द थे बच्ची के फादर के कि हमें और कहीं से नहीं, हम आप लोगों के पास आ गए, अब एक ही उम्मीद है कि आप लोग हमें न्याय दोगे, वो शब्द बार बार हमारे कानों में गूंजते थे। और बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स को हिम्मत दिलाने के लिए हमारी तरफ से भी काफी प्रयास हुआ। इसमें मैं दो पुलिस ऑफिसर, जो लेडी पुलिस ऑफिसर थे दोनों, चंचल मिश्रा और मुक्ता पारिक, अगर क्रेडिट दिया जाए बच्ची के हौसले को और बच्ची के पेरेंट्स के हौसले को बनाए रखने में अगर किसी की भूमिका थी तो इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की भूमिका थी। और ट्रायल के दौरान दो एडवोकेट्स का नाम भी मैं यहाँ जरूर लेना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर रिटायर हो चुके थे, वो एडवोकेट थे हमारे एडवोकेट वर्मा जी, और दूसरे एडवोकेट थे नया, मेरी सी उम्र का नया, मुझसे भी छोटा नया एडवोकेट है PC सोलंकी। एडवोकेट सोलंकी और एडवोकेट वर्मा पूरे 4 साल के ट्रायल के दौरान बच्ची और बच्ची के फैमिली को अपने परिवार की तरह ट्रीट करते रहे, विदाउट फी उन्होंने 4 साल में केस उनके लिए लड़ा। और जब कभी भी बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स को विटनेस बॉक्स में खड़ा होने के लिए कई महीनों तक जोधपुर आना पड़ा था, उस समय फैमिली मेंबर की तरह उन दोनों एडवोकेट्स ने भी उस फैमिली की केयर करी, उनका हौसला बढ़ाया। और ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पूरी फैमिली का 4 साल तक साथ दिया। इस पूरे केस में कई जगह आपने बहुत युक्ति से काम लिया, मतलब वो जगह जगह उसके नमूने दिखते हैं। जब जैसे ही केस दर्ज होता है, अहमदाबाद से आसाराम के हाई प्रोफाइल वकील आपसे मिलने आते हैं, वहां पे आपने उनको डॉज किया। फिर किस तरह से आसाराम के आश्रमों में आपने अपने पुलिस अधिकारियों को भेजा सादी वर्दी में भक्त बनाकर। और तीसरा, जानबूझकर मीडिया में ये खबर प्लांट करना कि हमें आसाराम के वेयर अबाउट्स के बारे में पता चल गया और हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर आसाराम एकदम से भोपाल वाले में आता है। तो जरा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि ये क्या कैलकुलेशन थी और उन लोगों की क्या रिएक्शन आ रही थी। सबसे पहले तो वकील, जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई एकदम से हर कोई एक्टिव हो गया होगा उनकी तरफ से भी। हर कोई एक्टिव हो गया था। उनके जो भी पैनल लॉयर रहे होंगे, उन्हीं के आश्रम को जो मैनेज करते हैं, उनके एक एडवोकेट्स की टीम मुझसे ऑफिस में आकर मिली और उन्होंने मुझसे केस के बारे में जानना चाहा। और उनका एकमात्र जानने का मकसद ये था, उनको ये लग रहा था कि अगर ये केस मेड आउट होता है तो वो टाइम रहते एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें, ताकि आसाराम को गिरफ्तार करने से पहले ही उसको जमानत मिल जाए। जी। जनरली जल्दबाजी में कई बार हमारे पुलिस से ये गलतियां होती हैं कि हम विक्टिम का स्टेटमेंट लिया, विक्टिम के साथ वालों के कुछ स्टेटमेंट लिया, सीन ऑफ क्राइम से एक स्टोरी बिल्ड करी, और जो कुछ एविडेंस मिला उस एविडेंस के आधार पर हम गिरफ्तार करने की जल्दबाजी कर रहे हैं, और बाद में कुछ एविडेंस गिरफ्तारी के बाद भी जुटाते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतनी जल्दी गिरफ्तारी में सारे एविडेंस आ नहीं पाते और अक्यूज्ड को इमीडिएटली बेल मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर उस वक्त में एडवोकेट्स को ये कह देता कि हाँ, आसाराम के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है,
तो मेरे ख्याल से वो वेरी नेक्स्ट डे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। और मैं तो उससे भी बस सिचुएशन एंटिसिपेट कर पा रहा था कि हो सकता है खुद आसाराम आके दूसरे दिन सरेंडर कर देते पुलिस के सामने और वो कहते मुझे गिरफ्तार कर लो। तो तब तक तो हमारी फाइल में बहुत ज्यादा कुछ एविडेंस था नहीं, और उतने वीक एविडेंस के साथ हम गिरफ्तार करके कोर्ट में जाते या बेल मिल एडवोकेट्स जाती की तरफ से एंटिसिपेटरी बेल लगा दी जाती। दोनों ही सूरत में आसाराम जेल में 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रहता, या एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती तो गिरफ्तार भी नहीं हो सकता था। ऐसे में ये जरूरी था कि हम टाइम बाई करें ताकि सामने वाला पक्ष, जो आसाराम वाला पक्ष था, वो ये सोचता रहे कि नहीं अभी तो इनके पास कुछ भी मैटर है नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया क्रिएशन है, मीडिया के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा भ्रम उनमें बनाए रखना जरूरी था ताकि उस वक्त में हम पर्याप्त एविडेंस इकट्ठा कर सकें। साथ ही साथ जो आपने अगला पूछा कि हमें गिरफ्तार करना था, तो गिरफ्तार करने से पहले हमारे शुरू के 5 दिन में काफी कुछ एविडेंस फाइल पे आ गई थी जो पर्याप्त थी आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अभी भी हम गिरफ्तार नहीं करने की उस स्ट्रेटजी के तहत चल रहे थे, क्योंकि हमें 2 चीजें तब तक तय नहीं हुई थी। एक तो ये आभास नहीं था वो दूसरे स्टेट में आसाराम के खुद के आश्रम से उसको गिरफ्तार करना है, तो कितना रेजिस्टेंस गिरफ्तारी के समय आएगा, किस तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी था। इसके लिए असेस करा लेना कि वहाँ कितना क्या जोर आएगा, तो हमारी एक टीम प्लेन क्लोथ्स में आसाराम के इंदौर आश्रम में ही हमने 24 तारीख को ही भेज दी थी, ताकि वो असेस करते रहे कितना क्या। हमें वो स्ट्रेटजी भी बनानी थी कि किस तरफ से आश्रम में एंटर होना है, किधर से उठा के निकलना है, निकलते समय किस तरह का विरोध होना है, वो सारा भी हमें स्ट्रक्चराइज करना था। साथ ही साथ कितना विरोध आएगा इसके लिए हमने 25 अगस्त को एक नोटिस सर्व कराया आसाराम को। उस नोटिस सर्व कराने में भी हमें करीब 8 घंटे लग गए थे। वो काफी लोग, करीब 7-8 हजार लोग आश्रम में इकट्ठे हो गए थे। नोटिस सर्व भी आसाराम को होने नहीं दिया गया। तो वो टीम का वहाँ एकमात्र पर्पज यही था कि हम हमारी स्ट्रेटजी को बिल्ड करें, प्लानिंग कर सकें कि जिस समय गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या क्या ऑब्स्टेकल हमारे सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा जो पर्पज था टाइम बाई करने का, वो ये था कि इनिशियली जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, कई प्रोटेस्ट वायलेंट भी थी, कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई थी। शुरू के 1 सप्ताह तक कंप्लीट पब्लिक ओपिनियन आसाराम के पक्ष में। हम ये चाहते थे वो नोटिस देकर के हमने आसाराम को 5 दिन का और वक्त दिया पुलिस के सामने पेश होने का, और हमें ये पता था कि आसाराम अगर पेश हो गया तो अब भी हमारे पास और वक्त था एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, हम और वक्त चाह रहे थे। अगर 25 को नोटिस दिया, 25 को भी आसाराम आता था, तब तक एविडेंस कम था, तो ये भी सुनिश्चित करना था कि हम नोटिस तो देंगे लेकिन आसाराम आवे नहीं। इसके लिए हमने जो एलओसी जारी करवाया, लुकआउट कॉर्नर नोटिस होता है कि विदेश भागने की कोई कोशिश करे तो उसको गिरफ्तार किया जा सके, वो लुकआउट कॉर्नर नोटिस जो जारी हुआ उसकी सूचना हमने इनके एडवोकेट्स को दे दी, ताकि एडवोकेट्स को कम से कम ये पता लग जाए कि इसमें आसाराम की गिरफ्तारी होनी है। अब जब उनको पता लग जाए गिरफ्तारी होनी है तो अब आसाराम सरेंडर या जोधपुर पुलिस के सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है अरेस्ट होगा। और वो हमें अगला अब वक्त मिला कि जब ये नहीं आता है तो लगातार मीडिया में आसाराम के खिलाफ अब तक जो उनके भक्तों के द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा था, वो माहौल बदलने लगा। मीडिया ने बार बार ये कहा कि पुलिस ने तो लगातार मौके दिए हैं आसाराम को अपना पक्ष रखने के, और फिर भी वो पक्ष नहीं रखा जा रहा, तो पब्लिक ओपिनियन हमारे पक्ष में बनता गया। वही हम चाहते थे ताकि गिरफ्तारी के वक्त कंट्री में कहीं भी किसी तरह का कोई तोड़फोड़, आगजनी या हिंसा ना हो। अंतिम जब गिरफ्तारी करने का जो दिन आया, उस दिन सच्चाई ये है कि हम क्लेम तो ये कर रहे थे कि आसाराम पर हमारी निगरानी है, लेकिन गिरफ्तारी के 1 दिन पहले वो हमारे राडार से आउट हो चुका था। हमारी फील्ड के किसी भी यूनिट को तब तक पता नहीं था कि आसाराम अब है कहाँ। हमें गिरफ्तार करने के लिए हमने टीम इंदौर के लिए एक डेडिकेटेड टीम ऑफिसर्स के साथ कुछ कमांडोज को भेजी थी,
वो टीम रवाना जब इंदौर में कर रहा था, उस समय मुझे ये पता था टीम इंदौर जा रही है, लेकिन इंदौर में आसाराम है नहीं, क्योंकि इंदौर आश्रम में हमारी टीम ऑलरेडी मौजूद थी। वो भी बता रही थी कि आसाराम यहाँ है नहीं। तब ये सोचा गया कि एक बार ये टीम इंदौर जाती है और कुछ समय बाद आसाराम का जहाँ कहीं पता लगेगा वहां या तो इसी टीम को डाइवर्ट कर दिया जाएगा या कोई दूसरी टीम भेजी जाएगी। तो आसाराम कहाँ छुपा हुआ है ये पता करने के लिए, क्योंकि उस समय ये पब्लिक में लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी मीडिया के मार्फत। तो उस दौरान फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें पूरा नेशनल मीडिया मौजूद था और उनके सामने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, आसाराम को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारी टीम बहुत जल्दी उसके पास पहुंचने वाली है। ये सूचना आसाराम तक भी पहुंची और जो ही आसाराम तक ये सूचना पहुंची तो वो जहां कहीं भी उस समय वो भोपाल के आसपास किसी जगह पे छुपे हुए थे। तो ये सूचना उन तक भी पहुंची कि टीम पहुंचने वाली है, गिरफ्तार करने वाली है। तो वो अपने हाइड आउट से निकल के भोपाल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और भोपाल एयरपोर्ट पे जो कमांडेंट थे उनका मैसेज आता है कि आपकी टीम तो इसको गिरफ्तार करने आ रही है, तो मेरे एयरपोर्ट पे यहाँ बैठा है। और इस तरह से जब पता लगता है तो हमने फिर वहाँ के लोकल जो मीडिया था भोपाल का उनको सूचित किया कि भोपाल पे है जिसको पुलिस टीम अरेस्ट करने आ रही है। फिर वो मीडिया की टीम आसाराम के पीछे लग जाती है। वो एयरपोर्ट से निकल के भागता है सीधा जाके उसी हाइड आउट में जहाँ हमारी टीम पहले से इंतजार कर रही थी, इंदौर वाले आश्रम में। तो मीडिया ने भी आपका काम आसान कर दिया फॉर अ चेंज। मेरा ये मानना है कि मीडिया पब्लिक वॉइस है और पब्लिक ओपिनियन बिल्टअप करने में मीडिया का अहम रोल है। इस बुक में भी मैंने काफी एलाबोरेटली डिस्क्राइब किया है कि आप पब्लिक तक पुलिस का जो परसेप्शन है, पुलिस के बारे में पब्लिक जो सोचती है, उसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो मीडिया है। और अगर मीडिया को सही वक्त पर पूरे फैक्ट्स बता दिए जाए, ब्रीफ करते रहे जैसे आप लगातार इस केस में, कोई चीज उनसे छुपाई नहीं जाए। दर्शकों को अजय उस मंजर के बारे में बताइए जब फाइनली आपकी जो टीम है जो गिरफ्तार करने के लिए गई थी, जिसमें एसीपी चंचल मिश्रा भी हैं, जिसमें सतीश भी हैं, और ये लोग फाइनली आश्रम में उस जगह पहुंचते हैं जहां आसाराम अपने सिंहासन पर बैठा है, नारायण साईं भी है, उसकी बेटी भी है। तो वहां क्या बातचीत होती है जो बिल्कुल शुरुआती बातचीत है, क्योंकि मतलब पढ़ के थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये शख्स इतना क्राइम करके बैठा हुआ है और जितनी बेफिक्री के साथ बात कर रहा है कि तुम लोग एक बाबा को बदनाम कर रहे हो और वो सब चीजें। तो क्या बातचीत थी, क्या अनुभव था वहां का? वहां जो टीम भेजी गई थी वो टीम मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ दोनों का मिक्स था। एक्सपीरियंस इसलिए जरूरी था कि जल्दबाजी में, ओवर एंथुजियाज्म में, ज्यादा जोश में कोई गलती ना हो जाए। और जोशीले अधिकारियों की भी जरूरत इसलिए थी कि एक्सपीरियंस के चलते कहीं हम उसको गिरफ्तार ही नहीं कर पाए। तो ये टीम का कॉम्बिनेशन था जिसको लीड कर रहे थे एडिशनल डीसीपी सतीश, जिनके पास करीब 35 साल का अनुभव था पुलिसिंग का। उनके साथ मुक्ता पारिक जो एसएचओ महिला थाना थी, उसके पास भी लंबा एक्सपीरियंस था पुलिसिंग का। चंचल मिश्रा जो इस केस की आईओ थी, सुभाष शर्मा जिनका पहले भी एक इंस्पेक्टर थे, आजकल वो डीवाईएसपी हो गए। आसाराम इस एपिसोड से कुछ समय पहले मई के महीने में जोधपुर आते हैं। उस दौरान आसाराम से कन्फ्रंटेशन होता है सुभाष शर्मा का, और उस वजह को ध्यान में रखते हुए ही सुभाष शर्मा को वो गाड़ी का हूटर वगैरह कुछ तोड़ा था शायद। गाड़ी का हूटर और एक सायरन और वो फ्लैशर, आजकल तो वो रेड फ्लैशर लाइट्स अपने वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटा दी है, बाकी पहले हर कोई वीआईपी उसी को लेके चला करता था। तो वो सुभाष शर्मा ने उसकी हटाई थी और उस समय उनका आपस में कन्फ्रंटेशन हुआ था। तो वो दिमाग में ये फैक्ट था कि आसाराम को कन्फ्रंट करने में ऐसे अधिकारी की भी जरूरत है। सत्य प्रकाश सब इंस्पेक्टर थे जो मुक्ता पारिक के हस्बैंड भी थे, बड़ा ही जोशीला अधिकारी है। किसी भी तरह का कोई जहाँ कितना भी बड़ा खतरा हो उसको कूदने को वो हमेशा तैयार रहता है। इनके साथ एक डेडिकेटेड कमांडोज की टीम भी भेजी गई थी ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको सुनिश्चित किया जाए। जब ये टीम आश्रम में पहुंचती है तो आश्रम में आसाराम बापू अपने सिंहासन पर बैठ के अपने जो चुनिंदा लोग थे, आसाराम का बेटा नारायण साई, उनकी पुत्री और
उनके खास समर्थक उनके साथ वो अपने सिंहासन पे बैठे हैं, और उनको देखते ही जो जोधपुर पुलिस आती है तो वो अनर्गल बातें करने लगते हैं कि ये लोग मुझे एक एक लड़की की बातों में आके ये सभी लोग मेरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये अनेक तरह की साजिश का शिकार है, इनकी हिम्मत हो गई यहाँ तक आने का। अब जब इस तरह का जब वातावरण चल रहा होता है और आश्रम के बाहर हजारों की संख्या में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, ऐसे में जब सपोर्टर्स को अगर ये पता उस वक्त लग जाता है कि हाँ आसाराम को भी तुरंत अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, तो ये तो सच है, चाहे पुराना कोई भी इतिहास उठा के देखें तो जो कोई भी अपराधी आरोपी चाहे वो कितना भी बड़ा हो वो अल्टीमेटली गिरफ्तार तो होता है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो जो क्लाइमेक्स बनता है, विरोध प्रदर्शन जो होता है, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें कैजुअलिटी जरूर होती है। जैसे गुरमीत राम रहीम वाले केस में हुआ, राम रहीम वाले में हुई, रामपाल में सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा, तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह का कोई वायलेंस हुए बिना हम ये सारा काम कर सकते। हमें आसाराम को ये विश्वास दिलाना था कि हम अभी भी आपके खिलाफ नहीं है, अभी तक तो विक्टिम का वर्जन हमारे पास है, आपको पूरा मौका है अपना पक्ष रखने का। तो जो एडिशनल डीसीपी सतीश थे उनके द्वारा कंप्लीट ये व्यवहार आसाराम के साथ किया गया कि आसाराम बापू मैं तो आपका भक्त हूँ और ये लोग हैं कुछ कागजी कार्रवाई अपनी पूरी करेंगे, बाकी मैं तो खुद शुरू से कई सालों से आपका भक्त हूँ। और काफी देर की इस तरह की बातों में सतीश was able to win over his confidence। आसाराम को लगा कि हाँ ये बड़ा बहुत ही टेक्स्ट बुक गुड कॉप बैड कॉप थ्योरी थी, जिसमें चंचल मिश्रा वाज एक्टिंग टफ एंड सतीश वाज एक्टिंग सॉफ्ट। तो चंचल मिश्रा सख्ती से आसाराम से पूछताछ कर रही थी और सतीश ऐसे दिखा रहे थे, अरे साहब हम तो आपके भक्त हैं, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प लगा है ना। तो हाँ, और इसी में हम कामयाब हो गए। जब वो सतीश इस तरह की बात कर रहे हैं तो पहले उनको ये कॉन्फिडेंस हुआ, तब जाके तो वो चंचल को इंटरोगेट करने के लिए अलाउ किया आसाराम बापू ने। इससे पहले तो कोई कोऑपरेट कर ही नहीं रहा। जब चंचल और मुक्ता उससे इंटरोगेट करने लगती है और वो जब टफ क्वेश्चंस पूछने लगती है तो वो बड़ा अनईजी फील करता है। उसको उस वक्त लगता है कि नहीं, ये तो इनका तो इरादे कुछ अलग तरीके के हैं, मुझे तंग परेशान कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने एडवोकेट्स की उनकी टीम होती है उसको बुला लेते हैं। एडवोकेट्स का फिर नेगोशिएशन सतीश के साथ होता है। उस नेगोशिएशन में सतीश उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर ये कोऑपरेट करेंगे तो हम इनके साथ बिल्कुल नरमी से पेश आएंगे और इनकी पूरी मदद जाएंगे और पूरा मदद करेंगे। हाँ। तो उनको ये ऑफर सतीश के द्वारा दिया गया कि हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, हम आपको थाने की हवालात में नहीं रखेंगे, आप हमारे साथ चलो। आपको बाई वो ये कह रहे थे कि बाई रोड मुझे ले जाते, इतने लंबे रास्ते में मेरे मतलब मैं इस हालात में नहीं हूँ, इतना फिजिकली फिट नहीं हूँ, इतने दूर के डिस्टेंस में मेरे कमर में दर्द है, मेरे पाँव में तकलीफ है, तो आप मुझे फ्लाइट से ले चलो। तुम चलो। तो सतीश ने वो ऑफर दिया कि हाँ हम फ्लाइट से ले चलेंगे, वहां ले जाके आपको हवालात में नहीं रखेंगे, हम आपको एसी एयर कंडीशन गेस्ट हाउस में रखेंगे और पुलिस के पास रहते हुए ही आपको कोर्ट से जमानत भी हो जाएगी, आपको कभी जेल जाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आपको सुनते समय बड़ा अजीब लग रहा है कि पुलिस इस तरह की ये ऐसी बातें क्यों करती है, लेकिन ये एक लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, किसी तरह की कोई नुकसान, कोई वायलेंस, कोई कैजुअलिटी ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें जो बंद कॉरिडोर्स में एक अक्यूज्ड और पुलिस के बीच जो बात हुई है वो ये बातचीत थी। इसके लिए वो एग्री हो जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है, सवेरे फिर फ्लाइट से निकलते। हमारी टीम ये मान चुकी थी कि हाँ ये पूरी तरह से कन्विंस हो गए, हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। उस बीच वो अपने बेटे और बेटी के साथ बात कर रहे होते हैं। कॉरिडोर में हमारे सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश खड़े। जब वो बातचीत में सिंधी लैंग्वेज में कहते हैं कि सवेरे तक लाखों सपोर्टर्स को और बुला लीजिए, फिर देखते हैं पुलिस की कितनी हिम्मत होती है, कैसे निकाल पाता है। सत्यप्रकाश सब इंस्पेक्टर जो थे उनको ये सिंधी लैंग्वेज आती थी। ये कितना कमाल का किस्मत कनेक्शन था। मैं बात पढ़ते हुए सोच रहा था कि अगर कोई सिंधी जानने वाला ना होता आपकी टीम में इत्तेफाकन, तो आपको तो इसके मंसूबे ही पता ना चलते। आप लोग तो सुबह ही गिरफ्तार करने की सोच रहे थे।
और सवेरे तक बहुत देर हो चुकी होती। और उस सूरत में ये तो कंप्लीट इत्तेफाक है, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लकी थे कि ये सब किस्मत हमारे साथ चलती है। और जब सत्य प्रकाश ने ये बात बताई तो फिर सतीश ने अपनी टीम को कहा कि अब तो कोई तरीका नहीं, इनको उठाओ गाड़ी में, भागो यहाँ से। तो जब मुक्ता, चंचल, सत्य प्रकाश, सुभाष और इनकी कमांडोज की टीम इसकी तरफ रश करती है, उठा के बाहर वेटिंग व्हीकल जो थे उनमें पटकती है। और उस समय उसके द्वारा ये लगातार वो चिल्लाया जा रहा है कि सतीश सतीश समझाओ इनको, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ये टीम क्या कर रही है। सतीश कह रहा है बाबा मेरे बस में कुछ नहीं, मैं तो आपका भक्त हूँ, ये टीम ही करेगी काम। उस समय एक बड़ी अजीब सी अफरा तफरी मचती है, क्योंकि जो एक हमारा डिसिप्लिन्ड प्री डिटरमाइंड फॉर्मेशन जो होता है टीम का कि हु विल एक्ट, कौन किस गाड़ी में बैठेगा, कौन कमांडोज के साथ होगा, कौन कमांडोज के साथ होगा, कौन उठाएगा, कौन गाड़ी में कहाँ खड़ा, गाड़ी के आसपास कहाँ खड़ा रहेगा, वो जो एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन जो है वो उसमें बिखर गया। क्योंकि उसके सपोर्टर भी थे, उसके वकील भी थे, उसके पेरेंट्स वो बेटा बेटी भी थे, तो ऐसे उसके सेवादार भी थे। अफरा तफरी थी वहां पे, अफरा तफरी। ये रात में कितने 12 बजे का वक्त? ये 12:30 बजे रात की, 12:30। इससे पहले हमने इंदौर पुलिस से ये जरूर बात करी थी कि क्योंकि आसाराम जिस आश्रम में था उस आश्रम के मेन गेट पे काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, तो सामने वाले फ्रंट गेट से निकाल पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में इंदौर पुलिस ने यहाँ बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया। उन्होंने मेन गेट को और स्ट्रेंथन करना शुरू किया। राइट कंट्रोल के जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी ड्रिल होती है हमारे, चाहे वो वाटर कैनन हो, चाहे वो गैस इक्विपमेंट हो, टीयर इक्विपमेंट हो, वो सारे इक्विपमेंट फ्रंट गेट पे माउंट किए जाने लगे। तो पब्लिक को लगा कि अब इधर से आसाराम को ले जाने की शायद तैयारी हो रही है। और इन द मीन टाइम उन्होंने आश्रम के बैक गेट को, दीवार को जेसीबी से तुड़वा के हमारी टीम को वो अहेड दिया कि अब आप उठा के आप भागिए, अब हम आपके लिए रास्ता बनाते हैं। वो टीम जब वहां से लेके आसाराम को हमारी कमांडोज के साथ, हमारी टीम की जो 3 व्हीकल थी उनमें आसाराम को पटक के जब पीछे वाले गेट से निकल लेते हैं, उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं कि हाँ यहाँ से निकल के भाग्य अब किसी तरह एयरपोर्ट पहुंच जाए। जब एयरपोर्ट के रास्ते पे होते हैं तो पीछे से क्राउड भी अपने अपने जो भी उनके पास व्हीकल थे उनसे हमारी टीम का पीछा करते। ये एक विजय मिलने जैसी सी एक खुशी उस समय हो रही थी। और अचानक पता लगता है कि उस तीनों ही व्हीकल में मुक्ता इंस्पेक्टर वो है नहीं। ये सूचना मात्र सबके रोंगटे खड़े करने वाली थी। हर किसी को ये था कि ये एक हमसे सबसे पूरी टीम से जैसे तो कोई एक अपराध हो गया, क्योंकि अब हम ये विजुअलाइज कर रहे थे छूट गया भीड़ के पास, हमारे ऑफिसर भीड़ के बीच में है और भीड़ उस ऑफिसर का पता नहीं क्या हाल करे। शी वाज ए वेरी बोल्ड लेडी और उसने बड़ा टैक्टफुली, इससे पहले वो खुद आसाराम को उठा के गाड़ी में फेंकने वालों में से एक थी, जो 4 लोग आसाराम को उठा के गाड़ी में फटकते, उनमें से वो खुद ही पीछे छूट जाती है। ऐसे में वो अपने आप को किस तरह से मोल्ड करती है, उसी भीड़ का हिस्सा बनती है। लकीली शी वाज इन सिविल, नॉट इन यूनिफॉर्म। उसी भीड़ का वो हिस्सा बन के जो गाड़ियां रश कर रही हैं उन्हीं के पीछे आसाराम के सपोर्टर के रूप में हल्ला गुल्ला करते हुए सपोर्टर्स के साथ ही बाहर निकलती है आसाराम के आश्रम के बाहर। और वहां फिर जो पुलिस अधिकारी थे उनसे संपर्क करती है और पुलिस अधिकारी फिर हमारे सब इंस्पेक्टर को एयरपोर्ट भिजवाते हैं। तो ये एक ऐसा एपिसोड था जो आज भी ये किस्सा कहते हुए आज भी एक मन में डर पैदा करता है। इंसिडेंट उस समय हुआ था। जब गिरफ्तार किया आसाराम को, गाड़ी में डाला तो वो गाड़ी में कुछ धमकियां दे रहा था, क्योंकि बार बार वो अपने संपर्कों का हवाला देता था कमबख्त। वो दोनों चीजें कर रहा था कि वो धमकियां भी दे रहा था, साथ ही साथ प्रलोभन भी दे रहा था। हमारे एक सब इंस्पेक्टर को तो यहाँ तक प्रलोभन उसने दिया कि आप कल्पना कीजिए कि जितना आप सोच सकते हो उतनी सारी धन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। जब उसने रिफ्यूज किया तो अगला उसका सेंटेंस था कि राजस्थान में जितने भी आसाराम के आश्रम है वो सारे आश्रम कंप्लीट तुम्हें दे दिए जाएंगे। इतना तक हमारे वो सब इंस्पेक्टर को उसने ऑफर भी किया था, धमकी दी थी उठाने से जस्ट पहले, जब हमारी टीम
इंट्रोगेट कर रही थी, और जब चंचल ने स्टर्न रुख रखा तो उसने कहा था कि तुम अभी कोई तो फोन आ जाएगा और तुम मुझे उठा नहीं पाओगे। तो इस तरह के एपिसोड उसने कुछ किए थे। लगातार संपर्क को हवाला दे रहा था। इसमें से कुछ अजय मैं एपिसोड जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि जब दर्शक इस किताब को पढ़ें यानी पाठक बने, जी तब वो उस थ्रिल से होके गुजरे हैं कि जी एयरपोर्ट पे क्या हुआ, फिर फ्लाइट चेंज करने के दौरान फ्लाइट के अंदर क्या हुआ वगैरह। अब मैं सीधे उस सीन तक पहुंचना चाहता हूं जहां पे आप अचानक से दाखिल होते हैं, यू कन्फ्रंट आसाराम फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां पे वो आपका एक इंटरोगेशन ऑफिसर है, अमित अमित सिहाग जी मेरे ख्याल जी से। जी और वो जो रंग बदलता है एकदम से, कि अभी वो एकदम आसाराम सोफे पे और वो कुर्सी पे था, और एकदम से वो आसाराम कहता है बैठ नीचे, बैठ जमीन पे, और आई एम श्योर और भी पुलिसिया शब्द जी इस्तेमाल करता होगा। तो वो एक झटके में शायद उसका मनोबल तोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी था कि नाउ यू आर इन द, अब आप कब्जे में है जी। कानून के। अब देखिए सर, अपराधी का मनोबल तोड़ते समय भी पुलिस को थोड़ी सावधानी रखनी होती है। ये एक ऐसा अपराधी है जो हमेशा से एक राजा की तरह उसने जिंदगी जी, उसको आप अचानक अर्श से फर्श पे लाते हो, तो ऐसे में एक एक जो हमने पुलिस में अनेक बार अनुभव किया है, कई बार कस्टोडियल डेथ हुई है, उनसे भी हम गुजरे हैं। ऐसे में अचानक कोई हार्ट अटैक हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो सबके लिए बड़ा घातक हो सकता था। अरे वो पुलिस के बिस्कुट लिए, किंग था, राजन पिल्लई तिहाड़ जेल में हाँ, मर गया था, तिहाड़ बहुत जेल में मर स्कैंडल गया। हुआ था। तो ऐसे ऐसे में फिर वो सारे सारे क्वेश्चंस आप पे पॉइंट आउट होने लग जाते हैं। तो जब लेके आए तो वो गिरफ्तारी करना मात्र उसके लिए काफी सदमे भरा था। ले आए, लाने के बाद रूटीन के थाने पे हमने नहीं रखा था क्योंकि वो सिक्योरिटी इश्यूज थे। तो हमने हमारा आरएसी का जो रिजर्व आर्म कांस्टेबलरी है राजस्थान के, उनका जो कैंपस था, उस कैंपस में उसको रखा था, एक कमरे में रखा था। और वहाँ कमरे में शुरू में उसको सोफे पे बैठा रखा था, सामने चेयर थी, तो चेयर उनके हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठ के पूछताछ कर रहे थे। दोपहर बाद मैं दिन में पुलिस के कुछ कमिटमेंट्स थे जब इस जोधपुर शहर में, उनमें बिजी था। मुख्यमंत्री का दौरा था उसी दिन जी जी, जोधपुर में, उसी और दौरान मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से उस समय अशोक गहलोत थे, तो उनका होम टाउन भी है। उनका होम टाउन भी है, तो उनकी विजिट होने की वजह से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, राजधानी की बात अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट में जब कभी भी मुख्यमंत्री का कोई दौरा होता है तो वो पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसमें एंगेज हो जाती है। वो अपने आप में एक बड़ा कमिटमेंट होता है, क्योंकि उनके इसी तरह के एंगेजमेंट रहते हैं, इसी तरह की सिक्योरिटी थ्रेट रहती है। वो सारे कमिटमेंट पूरा होने के बाद जब मैं वहां पहुंचता हूँ जहाँ आसाराम को रखा होता है, वहां जाके देखता हूँ, तो इससे पहले वो टेलीफोनिकली बात होती है, तो हमारे ऑफिसर से बताते हैं कि सर अभी तो इसने कुछ नहीं बताया, ये तो अपने एक ही बात पे कायम है कि मेरे खिलाफ साजिश है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जो ही मैं वहां पहुंचता हूँ, पहुंचते देखता हूँ कि वो सोफे पे बैठा है, तो ये एक उससे पहले मुझे ये एहसास नहीं था कि उसके साथ ऐसा जेंटली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहां पहुंचते ही एक नेचुरल जो गुस्सा है वो आना लाजमी था, और मैं मेरे ऑफिसर से बोलता हूँ कि अमित ये क्या कर रखा है तुमने, इसको इतनी हिम्मत की तुमने, इसको अभी तक सोफे पे बैठा के इसकी आओ भगत में लगे हो। ये शायद इतना हिंट काफी था अमित के लिए, और उसने इमीडिएटली आसाराम को कुछ जो वो लंबा चौड़ा जो कुछ है वो किताब में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अमित ने विद इन नो टाइम आसाराम को सोफे से धरातल पे बैठा है, और जो ही वो जमीन पे बैठता है, बैठते ही जैसे तो उसका रूप ही बदल गया हो, वो एक इमीडिएट उसके मुंह से निकलती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, ये सेंटेंस वो बोलता है। और उसके बाद कंप्लीट नरेशन जो विक्टिम ने जो नरेट की थी कंप्लीट स्टोरी, एग्जैक्ट उसी तरह से वो अपनी पूरी स्टोरी नरेट करने लगता है। और उस समय हमें इस चीज की तसल्ली होती है कि हमने जो कुछ किया है इन्वेस्टिगेशन में वो फ्रेक्टिफाई होता दिख रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। फिर आप उसको सीन ऑफ क्राइम पर भी लेके जाते हैं आसाराम को। उसके बाद हम सीन ऑफ क्राइम पे ले जाते हैं, और सीन ऑफ क्राइम पे ले जाना भी अपने आप में एक बड़ा टफ था, क्योंकि सपोर्टर्स जोधपुर में उस समय काफी आ चुके थे, और एक उत्सुकता थी, चाहे वो सपोर्टर्स हो, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम पे ले जा रहे हो, तो मीडिया द्वारा पीछा किया जाना हो, तो वो एक टफ टाइम था उनको सीन ऑफ क्राइम तक ले जाके सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करना,
और ये आपस में जो कुछ एविडेंसेस अब तक आए थे उन सबको जुक्स्टापोज करके जो जो अब तक की जो कहानी सामने आई थी उस कहानी में कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए सीन ऑफ क्राइम पे ले जा करके उसका एग्जामिनेशन भी जरूरी था। इसमें एक दिलचस्प चीज दिखी और आपके कई मातहत थे जो आपके इस फैसले से सहमत भी नहीं थे कि आसाराम का पोटेंसी टेस्ट कि नपुंसकता का दावा ना करने लगे कि मैं तो 72 साल का हूं, वो आपने करवाया। तो ये किसी कोई लीगल सलाह थी कि आपको खुद ही लगा कि ये केस चूंकि सेक्सुअल असॉल्ट का है तो ये चीज आ सकती है? हमने जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसी दिन से हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनको हमने केस में साथ में जोड़ दिया था। अच्छा। वो सारे संभावित लेकुनाज जो केस फाइल में हो सकते हैं जिनको कल को कोर्ट में डिफेंस के द्वारा तहस नहस किया जा सकता है, वो सारे संभावित सवाल हमारे प्रोसिक्यूटर द्वारा हमें बता दिया गया और उसके हिसाब से जब उन्होंने ये चीज हमें बताई कि टू प्रूव द ऑफेंस हमें पोटेंसी टेस्ट कराना भी ठीक रहेगा। तो जो ही ये बात आई कि पोटेंसी टेस्ट क्यों कराने की, उसकी वजह ये थी कि वो यही क्लेम कर रहा था, वो और उसके जो भी पीआरओस थे वो यही क्लेम कर रहे थे कि आसाराम ओल्ड एज है, 70+ उसकी एज है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कमिट द ऑफेंस, उसके लिए वो टेस्ट कराना जरूरी था। जो ही इस टेस्ट की बात आई तो हमारे विद इन द डिपार्टमेंट काफी मतभेद हमारे बीच हुए। हमारे में कुछ ऑफिसर्स इसके पक्ष में थे, कुछ ऑफिसर्स पक्ष में नहीं थे, काफी लंबे आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट होते रहे। फाइनली वी डिसाइडेड टू गो फॉर द पोटेंसी टेस्ट। यहाँ ये चीज मैं जरूर एडमिट करना चाहूंगा कि जनरली हमारे पुलिस फोर्स में या नॉट ओनली इन पुलिस फोर्स, जो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज, उन यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक चेन ऑफ कमांड होता है। चेन ऑफ कमांड में जो सीनियर के द्वारा डिसीजन ले लिया जाता है उस डिसीजन को कंप्लाई करना होता है। इस केस में अनेक ऐसे एपिसोड आए जहां हमारी पूरी टीम ने राइट फ्रॉम द कांस्टेबल हु वाज पार्ट ऑफ दिस टीम अप टू आवर कमिश्नर, सब ने एक टीम के रूप में काम किया और किसी भी इश्यू को लेकर के कोई जो मतभेद थे उन मतभेदों पे हमने ओपन डिस्कशन किया और उस वजह से जो कुछ भी लीगल लेकुना रह सकते थे वो लेकुना इस केस में नहीं रहे। इस पूरे केस के ट्रायल के दौरान या जब आपने आसाराम को गिरफ्तार किया या जांच कर रहे थे, आप लोगों के पास कई तरह की धमकियां आई, मतलब फोन पे भद्दे मैसेज, गाली गलौज, परिवार की सुरक्षा को लेके सब चीजें। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि होता क्या है अजय कि क्योंकि आप लोग पब्लिक लाइफ में हैं तो पुलिस की जब कभी ब्रूटैलिटी सामने आती है या कुछ होता है तब हम एक मीडिया के तौर पे उसको सामने भी रखते हैं और एक सिविल सोसाइटी में उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले इस मुश्किल दौर से गुजरे तो उसका भी जिक्र होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा। ये जो ही एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने से लेकर के सजा होने तक और सजा के बाद भी, इनफैक्ट सजा हुई भी आज 2 साल हो गए, उसके बाद तक इस पूरे केस से जुड़े हुए समस्त पुलिस अधिकारी, इस पूरे केस से जुड़े हुए अनेक विटनेसेस और इस केस के विक्टिम और विक्टिम की फैमिली, उन सबको अनेक तरह की धमकियां, चाहे वो टेलीफोनिक धमकियां दी गई है, कई बार वो चिट्ठियां लिख के धमकियां दी गई, कई बार उनके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के रास्ते को फॉलो किया गया, उनके घर और ऑफिस के बाहर उनकी रेकी करी गई। ये सारे होने के साथ साथ अनेक विटनेसेस पे हमले भी हुए। इसमें 8 विटनेसेस पे कातिलाना हमले हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के। और एक विटनेस तो मिसिंग है, 2015 से आज तक नहीं मिला। एक विटनेस आज तक मिसिंग है। 3 विटनेसेस की डेथ हुई और इनमें से एक विटनेस जिनकी डेथ हुई वो है जो कोर्ट में जिनकी एविडेंस हो चुकी थी। एविडेंस होने के कुछ दिनों बाद उन पे हमला हुआ और उनकी डेथ हुई। तो उस वजह से कृपाल सिंह ठाकुर की बात कर रहे हैं। कृपाल सिंह ठाकुर जिनका एविडेंस कंप्लीट होने के बाद उनको मार दिया गया। ऐसे में
किसी भी विटनेस को कोर्ट तक ला पाना एक बड़ी चुनौती थी, सबके अंदर ये डर भर गया सबके होगा अंदर कि ये तो डर बाबा भर मुझे गया, मरवा ये देगा। तो बाबा तो मुझे मरवा देगा, हर किसी को एक डर थी। इसमें हमारे जो एडवोकेट्स, हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पैरवी कर रहे थे विक्टिम की तरफ से, उनको भी धमकियां दी गई, उनके परिजनों को धमकियां दी गई, पुलिस के अधिकारियों को धमकियां दी गई। और यहाँ तक कि इस केस की जो आईओ चंचल मिश्रा को मार देने की सुपारी लेने का जो फैक्ट सामने आया था, वो कोई राजस्थान पुलिस के सामने नहीं आया था। किसी एक केस में गुजरात में किसी विटनेस पे हमला हुआ, उसमें अक्यूज्ड गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किए, और उस अरेस्ट के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि उन्होंने चंचल मिश्रा को मारने की भी सुपारी ली है। और उसके पश्चात राजस्थान गवर्नमेंट ने चंचल मिश्रा को फुल टाइम कमांडोज की सुरक्षा दी, ताकि वो एक सेफ महसूस कर सके और एक को रियल एनवायरनमेंट में ही वो जाके अपना विटनेस दे पाए। और एक संघर्ष इन सब के पैरेलल आपके परिवार वालों का भी चल रहा था, जो इस पुलिस फोर्स का, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपकी बेटी और बाकी पुलिस अधिकारियों के, प्रोसिक्यूटर्स के भी फैमिली वाले। पुलिस अधिकारी जब यूनिफॉर्म में बाहर जॉब पे रहता है तो जनरली यही धारणा मानी जाती है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये इसको रात दिन से अपराधियों से वास्ता रहता है। बट उसके पीछे भी कहीं ना कहीं फैमिली होती है, और उस फैमिली की भी वो सारी एक्सपेक्टेशन जो एक आम फैमिली की होती है, हर फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है वही फैमिली पुलिस वाले की भी फैमिली की उम्मीदें रहती है। जो भी इस टीम में जो जुड़े हुए थे उनके सारे परिवारजन भी इस बात से चिंतित थे, क्योंकि उनके घरों तक ये धमकियां जा रही थी। तो ऐसे में एक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफिसर के सामने आ गई थी कि वो इस केस को भी बिना कोई डर के, बिना कोई झिझक के केस को भी हैंडल करे, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी मोटिवेट करके रखे, ताकि वो कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, कोई घबराहट का शिकार नहीं हो। ऐसा हमारे जो टीम में मेंबर्स थे उन सबकी फैमिलीज के साथ ये दिक्कतें आई थी, और लकीली समय के साथ वो सारी चीजें समाप्त हुई। फाइनली जगह शुरू होती है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप दर्शकों को बताएं। एक, जिसमें आपने लिखा भी है कि प्रोसिक्यूटर से ब्लंडर हो गया क्योंकि वो एविडेंस एक्ट के तहत सबमिट करना था, और थैंकफुली वो जज ने कंसीडर कर लिया। लड़की की एज को लेके बहुत डिबेट हो रही थी कि वो माइनर है कि नहीं है, क्योंकि माइनर अगर वो होती, जो कि वो कोर्ट ने माना, तभी पॉक्सो एक्ट की वो धाराएं लगती, जिन धाराओं के तहत जिस पर इल्जाम लगा है उसे ये साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। तो इसको लेकर कोर्ट में किस तरीके का मंजर था? विक्टिम से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है और विक्टिम की एज का जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इश्यू आया, तो एज को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अनेक रूलिंग्स हैं, उनमें ये वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर मौजूद है तो दैट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड एज द, वही हम लोग के पासपोर्ट में सब जगह वही सबके पास यही होता है। और हमने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ले लिया तो उसके पश्चात इस इश्यू पे कोई विवाद या इस इश्यू पे और कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई गुंजाइश रही नहीं थी। बट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके चार्जशीट फाइल कोर्ट में होती है और ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, और उस कंप्लीशन के एंड में जब डिफेंस को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, तो डिफेंस के द्वारा अनेक विटनेसेस पेश किए जाते हैं, अनेक डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, और वहाँ डिफेंस द्वारा ये कोशिश की जाती है कि विक्टिम वाज नॉट ए माइनर, विक्टिम वाज ए मेजर, और विक्टिम के कहीं कहीं से कोई फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं, उनका फेक कोई राशन कार्ड, फेक कोई बचपन में किसी स्कूल में प्री स्कूल का फर्जी सर्टिफिकेट, LIC की एक वो लेके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश हो जाते हैं। उन पे लंबी बहस कई दिन तक कोर्ट में चलती है। तो लकीली क्योंकि 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को कोई डाउट नहीं किया जा सकता था, तो बच्ची माइनर ही थी और वो माइनर ही रही, और उस हिसाब से कोर्ट का फैसला है। दूसरा, जिस तरीके से बचाव पक्ष के वकीलों ने चंचल मिश्रा को परेशान किया, मतलब 10 महीने तक लगातार गिरे,
10 महीने तक चंचल मिश्रा का लगातार कोर्ट में एग्जामिनेशन चला। इनिशियल 10-15 डेज में प्रोसिक्यूशन की तरफ से चंचल मिश्रा का एग्जामिनेशन पूरा हो गया था। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस की तरफ से लगातार 9.5 मंथ तक चलता रहा, और वो शायद और भी आगे कंटिन्यू चलता। लेकिन जब चंचल का ये क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में चल रहा है, 10 महीने हो चुके होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में अक्यूज्ड की तरफ से एक बेल एप्लीकेशन लगती है, और वहां ये बताया जाता है कि ये तो ट्रायल तो पता नहीं कितने साल लेगा, और अननेसेसरी आसाराम को जेल में रहना पड़ रहा है, तो इसकी बेल ले ली जावे, और प्रोसिक्यूशन इसको डिले पे डिले कर रहा है। जब ये फैक्ट माननीय हाईकोर्ट में रखे गए, और जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोर्ट ने पूछा, तो प्रोसिक्यूशन ने जब ये फैक्ट बताया कि पिछले 10 महीने से चंचल इज ऑन द फुट इन द विटनेस बॉक्स, ये जो बताते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे डिफेंस की तरफ से चंचल मिश्रा की विटनेस खत्म कर दी जाती है। तो ये सारी तरीके थे अक्यूज्ड की तरफ से किस तरह से ट्रायल को लिंगर ऑन किया जाए, ताकि लिंगर ऑन, जितनी ट्रायल लिंगर ऑन होगी उतना ही विटनेसेस का कॉन्फिडेंस, विटनेसेस की मेमोरी सब फेड होने लगती है, और वो कोशिश पूरी अक्यूज्ड की तरफ से की गई। लेकिन इन सब के बावजूद, बैटरी ऑफ लॉयर्स के बावजूद, राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, अमीन, कितने कितने लोग आए उनकी बेल के लिए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से, 3 बार हाई कोर्ट से, और 6 बार लोकल कोर्ट से बेल खारिज हुई, और उसके बाद फाइनली सजा का दिन आता है। आप लोगों को एक बात बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो, ऐसी कुछ गट फीलिंग रहती है और मन में थोड़ी प्रेयर भी की, यार हमने तो बहुत मेहनत से इन्वेस्टिगेशन की है, और प्रोसिक्यूशन के दौरान भी, जबकि आप में से ज्यादातर लोगों के बारीक मुक्ता पारीक ट्रांसफर अलग अलग जगहों पे हो गए थे क्योंकि पुलिस की जॉब ऐसी है, कि आपको लग रहा था कि सजा होगी, हमने जिस तरीके से पूरा एविडेंस जुटाए हैं, सब किया है, हम कॉन्फिडेंस जब था? इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट जब कोर्ट में फाइल करता है, तो उस समय चार्जशीट फाइल करते समय जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसको मोटा मोटा सा आइडिया रहता है कि ये केस कन्विक्शन में रिजल्ट होगा कि इसमें एक्विटल होगा। इस पर्टिकुलर केस में आईओ चंचल मिश्रा अकेली नहीं थी, आईओ के साथ हमारी भी, जैसे डिफेंस की बैटरी ऑफ लॉयर्स थे, वैसे ही आईओ के साथ भी हमारे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की एक टीम पूरी लगी हुई थी। हमारे प्रोसिक्यूटर्स लगातार साथ में लगे हुए थे। जिस दिन हमने चार्जशीट पेश करी थी, उस दिन पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये कन्विक्शन में इसका रिजल्ट आएगा ट्रायल के बाद, और इसकी ट्रायल को भी हमने क्लोजली मॉनिटर किया था। इसमें मुक्ता पारीक और चंचल के द्वारा जो जो भी विटनेसेस कोर्ट में हो रहे थे, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में ट्रायल में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, कौन विटनेस क्या डिपोज कर रहा है, उसका भी मोटा मोटा सा आइडिया था। तो ये हमें पता था कि इस केस का अंजाम तो यही होना है। बाकी जनरली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस को फाइनली चार्जशीट में कन्वर्ट करके कोर्ट में भेजता है, उसके साथ कहीं ना कहीं आईओ का एक अटैचमेंट होता है उस केस के साथ। वो उसकी बेसिकली सक्सेस और फेल्योर में गिना जाता है कि अगर उसके द्वारा केस चार्जशीट किए हुए में जितने ज्यादा में कन्विक्शन होता है, इसका मतलब उसका इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटीज बेहतर है, और वो हर किसी का उसके साथ एक अटैचमेंट रहेगा हर आईओ का। इसमें एक ये लर्निंग भी रही अजय कि शुरू से ही अगर एक्सपीरियंस प्रोसिक्यूटर्स को इन्वॉल्व रखें केस में, तो वो बहुत अच्छे से गाइड भी करते जाते हैं कि भाई ये लूप होल हो सकता है, वो हो सकता है, ये भी कवर कर लीजिए, तो यू इजीली कवर योर ट्रैक्स, क्योंकि आपको वो कोर्ट वाला प्रोसेस भी आप वो कवर कोर्ट करते हैं। वाला प्रोसेस हम साथ के साथ कवर करते जाते हैं। तो ऐसे जो कोई भी इस सिग्निफिकेंस के जो केसेस होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूटर को शुरू में ही इन्वॉल्व कर लेना उचित रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बड़ा कंट्री में पुअर है। इतने रिसोर्सफुल वो लोग भी नहीं है। एक एक प्रोसिक्यूटर के पास हजारों केसेस हैं जिनमें कोर्ट में पैरवी करनी होती है। पर डे करीब 20-25 केस पर प्रोसिक्यूटर कोर्ट में होते हैं, जिसमें भी प्रोसिक्यूटर को पैरवी करनी होती है। तो वो हर केस के साथ तो एसोसिएट नहीं हो सकता, लेकिन जो जिसका मैग्नीट्यूड केस का ऐसा हो कि इससे इतने पब्लिक का इम्पैक्ट पड़ने वाला हो, ऐसे में जरूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को साथ में अटैच कर लेना बेहतर है। एक इसमें जो बहुत डरावनी चीज पता चलती है किताब में, कि वो बच्ची तो एक थी जो हिम्मत करके अपने परिवार को बताती है, और फिर वो सब हिम्मत करके
पहले दिल्ली में एफआईआर करते हैं, 0 एफआईआर, फिर वो जोधपुर पहुंचती है और जांच होती है। लेकिन अपनी जांच के क्रम में आपको ऐसी कई बच्चियां मिली जो आसाराम के आतंक के चलते सामने नहीं आ रही थी, फिर सामने आई, लेकिन फाइनली उन्होंने डिपोज नहीं किया। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था आपके लिए? ये वास्तव में फ्रस्ट्रेटिंग था। जब एफआईआर दर्ज हुई है, दर्ज होने के बाद कुछ पेरेंट्स के, बच्चियों के पेरेंट्स के जोधपुर पुलिस के पास फोन आए हैं, जिनमें उनके द्वारा कुछ इंसिडेंट से संबंधित फैक्ट बताने के बारे में उनके द्वारा बताया गया। और जब जोधपुर पुलिस उनके एविडेंस लेने के लिए उनके घरों तक पहुंचती है, तो देखते हैं कि उनके घरों पर उससे बच्ची से कभी पुलिस को मिलने नहीं दिया गया, पेरेंट्स के द्वारा डिनाई कर दिया गया। उन घरों पर किसी न किसी रूप में आसाराम के सपोर्टर्स उन घरों पे पाए गए। तो ऐसे में ये लाजमी था कि उनके सपोर्टर्स के द्वारा उन फैमिली को विन ओवर कर लिया गया और वो सामने नहीं आए पुलिस के सामने कुछ भी अपना जो घटनाक्रम है या घटनाक्रम से संबंधित जो कुछ उनकी जानकारी में वो बता। पर ये बात तो है ही कि रेपिस्ट आसाराम के शिकार और भी कई बच्चियां इसके गुरुकुल में पढ़ने वाली अलग अलग रही होंगी, जिस तरीके से लगता है प्राइमा फेसिया। बाकी तो ये कोर्ट और जांच का विषय है। ये कोर्ट और जांच का ही विषय है। जहाँ कहीं अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो संबंधित जब तक हाँ वो सामने नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये चीज सामने नहीं आती है ऐसा तब तक वो कंक्लूसिव ढंग से नहीं कहा जा सकता है। आखिरी में माननीय कोर्ट ये मानता है कि आसुमल उर्फ आसाराम ने अपने छिंदवाड़ा वाले आश्रम में जो वार्डन थी शिल्पी और जो ट्रस्टी था, उनके जरिए उस लड़की को ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, उसको डराया, फिर उसके घर वालों को कन्विंस किया, उसको आश्रम में लेकर आए और आश्रम की उस कथित कुटिया में इस निर्लज्ज आदमी ने, इस अपराधी ने उस लड़की को, जो इन्हें भगवान की तरह मानती थी, गुरु की तरह मानती थी, इसके पिता ने लड़की के आश्रम बनवा रखा था अपने शहर में, और उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप इस किताब में कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ेंगे तो आपको वो डिटेल मिल जाएंगे। वो बहुत घिनौने हैं, उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पर अजय लांबा जी, मैं जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आई एम वेरी थैंकफुल एज ए सिटीजन कि इस तरीके के हीनियस क्राइम और उनको क्राइम को सॉल्व करने के दौरान जो पीड़ित पक्ष है, जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूशन है, उनको जिस तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है, आपने उसके बारे में डिटेलिंग की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किताबवाला का ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइए। गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन, ये हार्पर कॉलिंस से किताब छपी है और 499 रुपये इसकी कीमत है। बहुत ही डिटेल में आसाराम को पकड़ने की योजनाओं से लेके किस किस तरह के दबाव पड़े, कैसे कमांडो कार्रवाई में युक्ति के ढंग से गुड कॉप बैड कॉप उसको गिरफ्तार किया गया, कन्विंस किया गया, कैसे माइंड गेम खेले गए, इन सब के बारे में तफसील से किताब बताती है। और कोर्ट में जांच पड़ताल के दौरान भी क्या क्या हुआ। आप और कौन सी किताबों के बारे में जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए किताब वाला, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।